सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था हमने लास्ट वीडियो में। पहले 8 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स थे। तो जाहिर सी बात है सबको तुरंत समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आज के वीडियो में आगे के 8 न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बातें नहीं करते हैं, तुरंत आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है और ज़्यादा बातें करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो अरे यार ये क्या हो गया। तो बच्चों पहली बात एक कि मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप फॉर्मूलाज रिवाइज करके आए होंगे, और फॉर्मूलाज रिवाइज करके नहीं आए होंगे तो थोड़ी तकलीफ पड़ेगी। वैसे मैं बीच बीच में फॉर्मूलाज बताता रहूँगा और कौन सा फॉर्मूला क्यों यूज़ किया ये भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA एंड QB, दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं, लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। काफी इजी है। बोला है 2 चार्जेस हैं और दोनों की पोजीशंस दी हुई हैं। पोजीशंस देखो क्या दिया हुआ है, 0 0 -15, 0 0 -15। ओके, पहले अपन क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो लिखेंगे। एक दिया है चार्ज QA, एक दिया हुआ है चार्ज QB। QA चार्ज कितना है हमारा, QA चार्ज है हमारा 2.5 × 10⁻⁷। फिर QB चार्ज दिया हुआ है कितना हमको, कहाँ चला गया भाई, -2.5 × 10⁻⁷ कॉलम। इनके पोजीशंस दिए हुए हैं हमको। A दिया हुआ है पोजीशन 0 0 -15 सेंटीमीटर में, और B का पोजीशन दिया हुआ है हमको 0 0 + 15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, टोटल चार्ज पता करना है और क्या पता करना है, डायपोल मोमेंट पता करना है। बहुत ही ईजी है, लल्लू सा है। तो टोटल चार्ज तो अपन को डायरेक्टली पता है भाई, दोनों को ऐड करेंगे 0 ही आता है ना। तो नेट चार्ज तो अपन को ऐसे पता चल गया, ए वाले का आंसर ऐसे आ गया, नेट चार्ज इज 0। अब बच्ची बात डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2A, और 2A क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, इसको थोड़ा अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख दें, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस पर रखा हुआ है ना, z एक्सिस पर रखा हुआ है, सॉरी 0 0 -15 z एक्सिस पर रखा हुआ है। इसको मैं z एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको मैं y एक्सिस बोल देता हूँ, और दूसरा ऐसा क्रॉस में x एक्सिस निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो z एक्सिस है हमारा कितना, 0 0 + 15 ऊपर आएगा और 0 0 -15 नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ है, इसको पॉइंट को नाम दिया, अच्छा प्लस वाला क्या है हमारा, B है ना, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा QA चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा QB चार्ज रखा हुआ है, राइट। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2A, राइट। और 2A का वैल्यू क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ, ये 0 होगा ना, यहाँ पर ये +15 है और यहाँ 0 से -15 है, तो यहाँ पर ऊपर 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, टोटल मिला के कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो 2A आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में लिख सकते हो कितना, 0.3 मीटर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट आपका P हो जाएगा कितना, Q कितना है आपका, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, है ना। तो 2.5 × 10⁻⁷ Q टाइम्स 2A यानी कि 0.3, ठीक है। इसको फर्दर लिखें अपन तो कितना ले सकते हैं, 2.5 × 3 25, 3 सार होता है कितना, 75, राइट, 75। तो 0.75 × 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा कितना, 7.5 × 10⁻⁸, और यूनिट क्या आएगा, कूलम मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या होगा आपका डायपोल मोमेंट का, वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, तो डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन क्या होता है डायपोल मोमेंट का, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। तो नेगेटिव चार्ज कौन सा था हमारा, QA या QB, QA हमारा पॉजिटिव था, QA हमारा नेगेटिव था, सॉरी QB हमारा नेगेटिव था, है ना, QB नेगेटिव है, राइट।
तो यहाँ पर है हमारा माइनस चार्ज, तो B से A की तरफ है ना, B पर नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर है हमारा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पर है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो QB से QA की तरफ यानी कि B से A की तरफ है ना। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे इसका, यहाँ पर लिख दूँ कहीं, नीचे जगह का प्रॉब्लम आएगा। तो डायरेक्शन इज B to A। ओके, तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। चलते हैं 10th पर। तो पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो ये लो मिटा दिया, छू मंतर जादू मंतर। 10 कहाँ गई टेक्स्ट बुक, ये रही। ओके, तो 10th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर इज अलाइंड at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट उसका कितना, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। बोला है इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल से अलाइन किया हुआ है ना, अलाइंड एट 30 डिग्री, अलाइंड एट 30 डिग्री एंड थीटा आपका 30 डिग्री हो गया। विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक दिया फील्ड दिया है 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अरे अरे तो बहुत ईजी है ये भी, टॉर्क कैलकुलेट करना है आपको, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू P E साइन थीटा। सारी चीज़ें हैं आपके पास। P है आपके पास 4 इंटू 10⁻⁹, E है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁴, साइन थीटा, तो थीटा 30 डिग्री यानी कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो लिख लेते हैं अपन ये पूरा। अच्छा, इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं ना, 4 5 20 और ये 10⁻⁹ और 10⁻⁴ तो 10⁻⁵ और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कट गया तो कितना आएगा 10 इंटू 10⁻⁵ यानी कि 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया टॉर्क का वैल्यू। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं अभी तक तो। अगर देखो बहुत ही इजी, जैसे एक्सरसाइज में सारे न्यूमेरिकल्स इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अपन प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले टेक्स्ट बुक खत्म करेंगे उसके बाद। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आएगा, 3.2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बोला एक पॉलीथीन का पीस है, ठीक है, इस पॉलीथीन के पीस पर इसको रब किया है हमने एक वुल के साथ। ठीक है, वुल के साथ हमने इसको रब किया है। ठीक है, ये ऐसा वुल बना दिया मैंने, ये वुल है, ये पॉलीथीन है। ठीक है, तो ये जो पॉलीथीन था, ठीक है, अरे पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन है तो पॉलीथीन ही, लेकिन पॉलीथीन बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, तो ये पॉलीथीन को रब किया हमने वुल के साथ, तो इसके ऊपर चार्ज बिल्टअप हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो चार्ज बिल्टअप हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और बोला नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हुआ है। ठीक है, फिर क्या पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको एस्टिमेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं और कहां से कहां गए हैं, वुल से पॉलीथीन में गए हैं या पॉलीथीन से वुल में गए हैं, ये भी पता करना है। और सेकंड पार्ट में बोला है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। पूछा है क्या कि मास भी ट्रांसफर हुआ है क्या, ठीक है, वो भी पता करो। तो सबसे पहले तो अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है और ये भी पता करना है कि कहां से कहां गए। आप खुद बताओ कहां से कहां गए होंगे। पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां आए होंगे, राइट, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहां आए हैं। क्लियर है, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, है ना। तो इतना तो क्लियर है कि पॉलीथीन पर आया है इलेक्ट्रॉन निकलकर। कितना इलेक्ट्रॉन निकल कर आया वो कैसे मिलेगा, अपने को पता है इस पर चार्ज इतना बना, और ये सारा चार्ज कौन लेकर आए, इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए, है ना, 1 by 1। तो एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, अपन कैसे सॉल्व करेंगे, Q इज इक्वल्स टू NE होता है, अपन को पता है। तो इस हिसाब से N क्या हो जाएगा अपना, Q by E हो जाएगा।
Q कितना है, अच्छा ये 3 लिखा है मैंने, बोला ना यहाँ पर 3.2 आएगा, करेक्शन होगा थोड़ा, ठीक है। तो Q है हमारा कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा अब आपने माइनस क्यों उड़ा दिया, ये सोच रहे होगे है ना, अरे यार हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो थोड़ी ना माइनस में आएंगे है ना, अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपन खाली चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। इस पर नेगेटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए हैं, तो अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, जो चार्ज है वो तो नेगेटिव रहने वाला, तो पता ही अपने को, लेकिन नंबर चाहिए तो उसमें नेगेटिव लेने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। 3.2 इंटू 10⁻⁷ चार्ज है हमारा, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, कट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ये 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा ना, तो 10⁻12 बचेगा, यानी 2 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। सो आंसर लिखोगे 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ठीक है। वुल से पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके गए। इसके बाद और भी पूछा है कि क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है, तो मास ट्रांसफर हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा भाई, ऑफ कोर्स मास ट्रांसफर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ तो मास होता है कि नहीं होता है, तो उतना ही मास ट्रांसफर होके गया होगा। अच्छा कितना मास ट्रांसफर गया होगा, अगर ये निकालना हो तो मास ट्रांसफर्ड, कितना मास ट्रांसफर हुआ है वो निकालना है अगर, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास मिल जाएगा, है ना। तो मास ट्रांसफर्ड यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे 2 इंटू 10⁻12 और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सॉल्व कर लो भाई, इसको कितना आएगा, अगर अप्रॉक्सीमेटली चाहता था मैं 9 भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन इसको ले लेंगे कितना 2 से ना 18.2 इंटू 10⁻, ये 12 है और ये -31 है ना, कितना आएगा 12, 10, 22 और 9 है ना, तो 10⁻⁹ kg, तो 9 नहीं आएगा 19 आएगा, सॉरी, ओके। तो 10⁻⁹ kg इतना मास ट्रांसफर हुआ है, जो कि देखो खुद ही सोचो 10⁻⁹ की रेंज में, यानी बहुत कम मास ट्रांसफर हुआ, लेकिन मास ट्रांसफर तो हुआ है। तो यस, मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, ठीक है यार, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट लल्लू सा न्यूमेरिकल है, इसको कहाँ इतना टाइम लगा रहे हैं अपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन फटाक से, क्वेश्चन नंबर 12, क्या ये बजा पाएगा आपके 12, जानने के लिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है 2 इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर्स A एंड B हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दूर है इनके सेंटर्स, 2 कॉपर के स्फीयर्स A और B, दोनों के सेंटर एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 2 स्फीयर्स हैं, दोनों पर सेम ही चार्ज है, तो बोला है कि रिपल्शन कितना होगा। 2 स्फीयर्स हैं, एक A और एक B, तो मैं A के चार्ज को QA बोल देता हूं और B वाले के चार्ज को QB बोल देता हूं। दोनों का वैल्यू सेम ही है, कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इसका भी उतना ही है भैया, सेम ही है, क्या बोले, ठीक है। फिर क्या पूछा है, बोला दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर, ये डिस्टेंस वह है कितना 50 सेंटीमीटर, हाँ 50 सेंटीमीटर है, यानी कि हम बोल दें 5.5 मीटर, ठीक है, ओके। क्या पूछा है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है। द रेडियाई ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इनके जो रेडियस हैं वो इस सेपरेशन के कंपैरिजन में ना के बराबर है, तो यानी हम इनको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं तो हम कूलम का लॉ लगा सकते हैं। हमको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए ही आएंगे, या फिर स्फीयर को ऐसे ही बता दिया जाएगा कि उसका जो रेडियस है वो ना के बराबर है डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज आपको पता है ना कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, बट कुछ केसेस में जैसे कि इस तरह के केस है यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद बी में पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो पहले एक तो निकाल लें फिर दूसरे पे चलते हैं ना, पहले एक निकाल लेते हैं। तो देखो भैया डिस्टेंस दिया हुआ है, तुमको चार्ज दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है यार, बचा क्या। तो फोर्स निकालेंगे अपन कैसे,
के क्यू ए क्यू बी अपॉन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। सो के इज 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ए इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7, क्यू बी भी उतना ही है। फिर आता है डी स्क्वायर, डी कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5, तो 0.5 है उसका स्क्वायर आएगा ना, डी स्क्वायर होता है, तो 0.5 मैं 2 बार लिखूंगा, चलेगा? किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? पक्का नहीं है? ओके। अब देखो यार, ये पॉइंट उड़ा देते हैं ना, समझे? समझे नहीं समझे? ये 5/10, 5/10 ऊपर 100 होगा, 2 बार 10 है तो 65/10, 65/10 नीचे 100 होगा, ये 100 से उड़ा दिया, यानी कि 65, 65, 5, 5। अब ये 5 से ये 65 कटेगा 13 आएगा, ये 5 से 65 कटेगा 13 आएगा। ओके, पक्का? और कोई तकलीफ किसी को? ना ही है ना, कौन तकलीफ ना ही है। ओके, तो ये हो गया कितना, 9, 13, 13 मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि मैं कह सकता हूँ 9 इंटू 169 है ना, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ओके, देन 10⁻⁹ एंड -7, तो 10⁻⁻7 10⁻⁻14 होगा, और ये +9 होगा, तो -5, राइट, इंटू 10⁻⁻5। इतना न्यूटन फोर्स बनेगा। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं अपन, कितना आएगा भैया, 9 इंटू 169, 9 9s are 81, कैरी 8, 9 6 are 54, 54 प्लस 8 इज व्हाट 62, तो कैरी 2, कैरी 6, सॉरी 2 और कैरी 6, 9 1s are 9 और 6 15, 15 21 इंटू 10⁻⁻5। अगर इसको और सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। फिर आगे क्या पूछा था, आगे हमको पूछा है कि भाई अगर व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। डिस्टेंस आधा कर देंगे और चार्ज डबल कर देंगे तो कितना फोर्स हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो देखो इसमें वापस से सब कुछ डालकर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपन पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। एफ डैश नया फोर्स, के क्यू डैश क्यू ए डैश क्यू बी डैश अपॉन डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। नए नए सारी वैल्यूज, चार्ज चेंज हो गया, चार्ज चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, ओके। पर इनका पीछे वाले के साथ रिलेशन तो है, क्या है, ये डबल कर दिया है ना चार्जेस को, सॉरी चार्जेस को हाफ किया है कि डबल किया है, हाफ किया है। चार्जेस कहाँ चला गया भाई, व्हाट इज द रिपल्शन टू चार्ज डबल द अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, डिस्टेंस को हाफ किया है, चार्जेस को डबल किया हुआ है। चार्जेस डबल किया हुआ है तो क्यू ए डैश कितना होगा, 2 टाइम्स क्यू ए हो जाएगा, क्यू बी डैश भी 2 टाइम्स क्यू बी हो जाएगा। डिस्टेंस क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, डी डैश कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स के क्यू ए क्यू बी, और इसको लिख सकते हैं d²/4, और ये नीचे का 4 ऊपर आ जाएगा तो 4d², यानी कि लिख सकते हैं अपन 16 टाइम्स के क्यू ए क्यू बी अपॉन d², जो पिछला वाला फोर्स था वो। तो नया फोर्स है हमारा 16 टाइम्स ऑफ f, तो 16 टाइम्स है ना, ये पूरा f हो गया ना अपना, ये था f, तो 16 टाइम्स इसकी वैल्यू, राइट, 1.52 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, चलो ना यार 1.5 से मल्टीप्लाई करो ना, 15 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते अपन 15। अच्छा, 16 10s कितना होता है भैया, 16 10s 160 होता है, और 16 5s कितना होता है, 80 होता है, सही बोल रहे हैं काम। अच्छा, तो 15 से इतना ही होगा, 0 14 कैरी 1 2, राइट, 240 यानी कि 24 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। आप कह सकते हो 2.4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, जो चाहो। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यही आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। तो इतना आगे हमारा नया वाला फोर्स, क्या बोले, सही है। ओके, तो इसको 0.24 भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, देखते हैं अपन क्या लिखा है। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेशन है कि जो ए और बी स्फीयर से पिछले क्वेश्चन में थे, 12th क्वेश्चन में, इनके बीच का डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर था, वही पूरा केस है हमारा। ओके, बोला कि इन स्फीयर्स को क्या किया गया है, हैव आइडेंटिकल साइजेस, इनके साइजेस सेम मान लो। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का एक तीसरा स्फीयर है बट अनचार्ज्ड,
ये हमेशा ध्यान रखना जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन जो नया स्फीयर लाए हो वो चार्ज है कि अनचार्ज है। तो ये अनचार्ज स्फीयर है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड। पहले ठीक है एक स्फीयर दूसरा सी है, इसको पहले ए के साथ कॉन्टैक्ट में लाए, इसके बाद इसको बी के साथ कॉन्टैक्ट में ले आए, ठीक है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर फाइनली इसको अलग कर दिया गया दोनों से। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो नया रिपल्शन का फोर्स बनेगा वो कितना होगा। अच्छा अब सी भी ना आइडेंटिकल साइज का ही है ये बोला है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले इस सी को ए के साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया, तो क्या करेंगे ए और सी आपस में चार्जेस बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, हमेशा ऐसा होगा, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो अगर एक के पास सपोज 10 कूलम चार्ज है और दूसरे के पास सपोज 20 कूलम चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना अपना चार्ज लाकर एक जगह जमा कर देंगे। ऐसा समझ लो, ऐसा समझो सिंपली कि इसने अपना 10 कूलम चार्ज डाल दिया, इसने अपना 20 कूलम चार्ज डाल दिया, दोनों मिलाकर कितना हो गया 30 कूलम। अब ये 30 कूलम चार्ज दोनों इक्वली बांट लेंगे, ठीक है, मतलब मेरे पास 3 रोटी है, इसके पास 10 रोटी है, लाओ मिलाकर कितना हो गया 13 रोटी। अब हम इनको आधा आधा यानी 6.5 बांट के खाएंगे, समझे, ऐसा होता है। तो ये सी वाला ए के साथ कांटेक्ट में आया, सी के पास ये अनचार्ज था, इसके पास पहले से कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो इसका चार्ज 0 इसके साथ मिला। अच्छा इनमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में चार्ज दिया हुआ था ना, अपन को 12th क्वेश्चन का डेटा देना पड़ेगा अपन को, कितना चार्ज दिया था 6.5 × 10⁻⁻7, 6.5 × 10⁻⁻7। अच्छा इसको अपन लास्ट में भी लेंगे तो चलेगा, अपन फिलहाल मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना था QA और इसके ऊपर कितना था QB, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना था 0, अगर QC होता तो उस हिसाब से लेते, है ना। दोनों कांटेक्ट में आए, दोनों का मिलाकर कितना हुआ QA + 0 यानी कि QA ही बचा, और यही QA दोनों में इक्वल इक्वल बटेगा, है ना, इक्वल इक्वल बटेगा, तो इस पे हो जाएगा कितना अब QA/2, है ना, और इसका भी हो जाएगा कितना QA/2, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं QA QB क्यों लिख रहा हूँ, दोनों पर चार्ज तो सेम ही है ना, तो QA QB की जगह मैं खाली Q लिख देता हूँ, चलेगा यार, और वेरिएबल का नौटंकी ना हो, खाली Q लिख के रखते हैं। तो इस पर कितना हो गया Q/2 हो गया A पर, और C पर कितना हो गया Q/2, क्यों, इसके पास 0 था, इसका Q था, दोनों ने अपना जमा कर दिया तो बन गया Q, और वो Q फिर आपस में आधा आधा बटा यानी कि Q/2। अच्छा अब C पर Q/2 चार्ज आ गया है, ठीक है, अब ये C इसके बाद जाकर B से टच होगा, तो इस बार C के पास चार्ज है, 0 नहीं है, ठीक है, B का चार्ज और C दोनों क्या करेंगे, एक टोकरी में अपना दोनों चार्ज डाल देंगे, इसने अपना Q/2 चार्ज डाल दिया, इसने अपना Q चार्ज डाल दिया, ठीक है, तो दोनों मिलाकर इतना हो गया। अब ये वाला चार्ज दोनों आपस में इक्वल इक्वल बांटेंगे, है ना, तो पहले टोटल निकालो तो कितना होता है, ये हो जाएगा कितना 3Q/2, है ना, इसको सॉल्व करेंगे 3Q/2, तो C और B का मिलाकर 3Q/2 हुआ। अब यही चार्ज दोनों आपस में आधा आधा बांटेंगे, तो अब B पर जो नया चार्ज बनेगा वो क्या होगा 3Q/2 का आधा यानी कि 3Q/4 हो जाएगा, है ना, और C पर भी फाइनली 3Q/4 होगा, लेकिन C तो चला गया अलग, अब C का कुछ काम नहीं है, तो C गया तेल लेने, C को छोड़ो, अपन को मेन A और B से मतलब है। तो अब A पर जो नया चार्ज है वो कितना है Q/2 है, और B पर जो नया चार्ज है वो कितना है 3Q/4 है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर ही है। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ओके। तो जो लेट चार्जेस थोड़ा लिखना भी तो पड़ेगा, ऑन A and B आर Q when A connected with C, A and C both will get Q/2 charge. Afterwards, when C connected with B, both will get, C को जब B से कनेक्ट किया दोनों पे कितना चार्ज हो गया 3Q/4, ठीक है, दोनों पर 3Q/4 चार्ज हो गया। ये थियरी लिख दिया अपन ने। अब चलो अब अपन डायरेक्टली अब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो फोर्स कितना बनेगा, फोर्स होगा अभी दोनों के बीच में एक कितना है K Q1 Q2 होता है ना, तो K Q1, तो Q1 कितना है हमारा Q/2, Q2 कितना है हमारा 3Q/4 डिवाइड बाई d² यानी कि कितना अपना 0.5 का स्क्वायर, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में लिखेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा, है ना, ओके। तो इसको फर्दर सॉल्व करें अपन तो कितना आएगा K टाइम्स 3 भी है 3K² और ये नीचे 8 और 0.5 का स्क्वायर, तो 3K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹,
इंटू क्यू स्क्वायर यानी कितना हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर और ये हमारा 8। अच्छा अब एक चीज़ नोटिस करो, तो ये के क्यू स्क्वायर बाय 0.5 का स्क्वायर ये आपने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला हुआ 12th क्वेश्चन में, है ना। 12th क्वेश्चन में पहला पार्ट जो था वो यही था कि दोनों के बीच में फोर्स कितना है ना। एक का 6.5 इंटू 10⁻⁷, दूसरे का भी उतना ही है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर है, तो फोर्स कितना है। तो इस फॉर्मूले से वो फोर्स मिला था अपन को, उसके 3/8 टाइम्स हो गया नया वाला फोर्स। अभी जो इस क्वेश्चन में फोर्स निकालना है ना, तो वो भी यूज कर सकते हैं अपन। वो वाला कितना आया था, कुछ 10⁻⁻2 1 पॉइंट कितना था, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 था, 1.5 इंटू 10⁻⁻2। ये पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां से डायरेक्टली वैल्यू डाल दी। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सॉल्व करके फिर फाइनली आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 1.5 यानी कि कितना होगा 4.5/8 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 4.5 डिवाइड बाई 8, तो 8 zeros are 0, देन 45 पॉइंट 8 5s are 40, देन 5 0, तो 8 6 are 48 है ना, ओके 2, तो 0.56 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। अब आगे एक पॉइंट लिया तो हो सकता है आपका कुछ और अप्रॉक्सीमेट फिगर आए, लेकिन इतना भी आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर। तो ये मैंने डायरेक्टली क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर यूज़ कर लिया, और अगर आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करके फिर से कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला है, फिगर 1.33 शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में 3 पार्टिकल्स का पाथ दिया हुआ है हमको, तीनों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कैसे दिया हुआ है, एक यूं आया और यूं बेंड हुआ, ठीक है, दूसरा यूं आया और थोड़ा कम बेंड हुआ, तीसरा आया बहुत ज़्यादा बेंड हो गया, ठीक है। इसको बोला है पार्टिकल 1 है, ये वाला पार्टिकल 2 है, ये वाला पार्टिकल 3 है, ओके। गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस। इन चार्जेस के साइंस बताने हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। एंड विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, 1 वाले का, 2 वाले का या 3 वाले का। तो सबसे पहले नेचर की बात करते हैं यार, बड़ा सिंपल है। देखो ये पॉजिटिव रीजन दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ओहो ओहो ओहो, ये भी मैंने प्लस प्लस कहाँ बना दिया, ये नेगेटिव है, नीचे ये ना नेगेटिव, ओके नीचे नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। तो ये 1 वाला कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है, ऐसे जा रहा था कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। तो पॉजिटिव की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है 1 वाला। 2 वाला भी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब उसे भी नेगेटिव चार्ज है। 3 वाला नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से मिल गया, पोलैरिटीज अपन को मिल गई, ठीक है। ए वाले का आंसर 1 इज नेगेटिवली चार्ज्ड, 2 is positively charged, sorry 2 is also negatively charged, 3 is positively charged, थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट वाले पे नेगेटिव चार्ज है, सेकंड वाले पे भी नेगेटिव चार्ज है, ओके। लिख लो भाई लिख लो, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड, ये भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो बहुत ही लल्लू सा था, तो सबको पता चल गया। बात करते हैं अपन बी, जो इसका बी सेक्शन है, इसमें ये पूछा है अपन को कि किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा है। वैसे ए बी सी कुछ लिख के नहीं दिया है, पर मैंने ए बी बना दिया, इसी में 2 क्वेश्चन थे इसलिए। तो चार्ज बाय मास रेशियो निकालने का मतलब कि Q बाय एम, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। अब कैसे चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा होगा, अगर चार्ज ज़्यादा हुआ और मास कम हुआ, चार्ज ज़्यादा हुआ और मास कम हुआ तो ये रेशियो बड़ा मिलेगा, है ना। चार्ज कम और मास ज़्यादा हुआ तो रेशियो छोटा मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो ही रेशियो बड़ा मिलता है ना। उल्टा हो गया तो रेशियो छोटा हो जाएगा, है ना। तो अपन को ये देखना है कि चार्ज किसका ज़्यादा है और मास किसका कम है, ओके। ये अब कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अपन को डिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन किस हिसाब से हो रहा है।
डिफ्लेक्शन क्या चार्ज बाय मास रेशियो पे डिपेंड करता है, तो देखो वो अपन देखते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, राइट। अब मुझे ये बताओ कि जो चार्ज ऐसा आया ये इधर मुड़ा, है ना, इधर क्यों मुड़ा? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा उसके ऊपर, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये चार्ज उस तरफ मुड़ा, है ना, क्योंकि उसको इस तरफ फोर्स लगा, है ना, यानी कि इसको फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना, यानी कि मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन भी उसका इसी तरफ है ना। कौन से? पहले और दूसरे का, इन दोनों का एक्सेलरेशन इस तरफ है। तीसरे वाले का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि इसका फोर्स भी नीचे की तरफ लगा हुआ है इसको, है ना। इधर की तरफ डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इसको इस तरफ फोर्स मिला, और इस तरफ फोर्स मिलने का मतलब इसको एक्सेलरेशन भी इसी तरफ मिल रहा है ना, और इन दोनों को एक्सेलरेशन इस तरफ मिल रहा है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई कि इस तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो हमको डिफ्लेक्शन मतलब कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया इस तरफ वो देखना है, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड, अच्छा ये फोर्स जो लगेगा ये कैसा लगेगा? यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा, मतलब कांस्टेंट फोर्स लगेगा कि वेरिएबल फोर्स लगेगा? यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है इन पे सारा का सारा फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है। एक फिक्स वैल्यू का एक्सेलरेशन के ऊपर लग रहा है, क्लियर है। तो एक फिक्स वैल्यू का एक्सेलरेशन लगने का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन और मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, हियर फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है, ठीक है, वरना सॉल्यूशन तो बड़ी आसानी से सब कर लेंगे। हियर फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स इज कांस्टेंट एंड हेंस ए यानी कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो वी कैन कंसिडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, हम एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या मिलता है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही मिलता है ना। अच्छा, u क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? जीरो। इनिशियली हमने वेलोसिटी जीरो ले, क्योंकि हमारे पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हमने वाला पार्टिकल्स यहाँ थे और फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। आप इस पॉइंट पर मतलब वेलोसिटी जीरो ले सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद डिफ्लेक्शन हुआ, अपना क्वेश्चन ईजी करने के लिए। तो उस हिसाब से s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये a कैसे मिलेगा? ये a कैसे मिलेगा? तो भाई a मिलेगा कैसे? फोर्स अपॉन मास से। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो a कैसे मिलेगा? फोर्स बाय मास से, है ना। तो फोर्स बाय मास इनटू टी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर फोर्स कैसे मिलेगा आपको? कौन सा फोर्स लग रहा है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, तो फोर्स लग रहा है क्यू ई, है ना। तो फोर्स अपॉन मास में आ गया क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया था, उसको एफ बाई एम लिख दिया था, और एफ बाई एम को हमने क्यू ई बाई एम लिख दिया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? क्यू ई एम और टी, है ना, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। ओके, वेरी गुड। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है ना, सेम एक ही वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ओके, टी सबके लिए सेम एक ही टाइम का डिफ्लेक्शन दिखा है, मतलब एट अ मोमेंट यहां से लेके कुछ बेंडिंग हुई उनकी, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी था, वो सबके लिए सेम टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि यहाँ पर टाइम तीनों के लिए सेम ही है। तो इसलिए तीनों के लिए अलग अलग केस डिस्कस किया जाए तो वहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, क्योंकि टाइम तीनों का सेम है, तीनों का टाइम सेम है, तीनों एक ही तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मतलब ई और टी आपके लिए इलेक्ट्रिक मतलब कांस्टेंट हो गया। तो एस आपका अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? क्यू बाई एम के। 1/2 तो वैसे भी नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट उठा लिया है, क्यू बाई एम बचा। तो यानी कि डिफ्लेक्शन एस मतलब ये इस तरफ कितना ट्रैवल करेगा या इस तरफ कितना ट्रैवल करेगा, ये डिपेंड करता है क्यू बाई एम पर। क्यू बाई एम मतलब चार्ज बाई मास का रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? क्यू बाई एम ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा। किस तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? उस तरफ की नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर या नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। हमने जो एक्सेलरेशन लिया है वो इस तरफ के लिए या इस तरफ के लिए लिया है, राइट? या तो ऊपर के लिए या तो नीचे के लिए, दोनों केसेस में हमने एक्सेलरेशन लिया हुआ है। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हो वो भी इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन का है, क्लियर है। तो S डिपेंड करता है Q बाई एम पे, मतलब S अगर ज्यादा हुआ तो Q बाई एम भी ज्यादा हुआ। S ज्यादा इंप्लाइज Q बाई एम ज्यादा, समझे? तो किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है 3 का, ठीक है। डिफ्लेक्शन
ऑफ 3 इज द मोस्ट, सो Q by M या Q by M नहीं, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ 3 इज हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा किसका रेशियो है चार्ज बाय मास का? थर्ड वाले का सबसे हाईएस्ट है। क्लियर है? पता चल गया? ऐसा क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 15, 1.15, यानी कि 15th क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मेरी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ मैं, ये मैं ले ले रहा हूँ I डायरेक्शन, यानी कि x एक्सिस का डायरेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्या बोला है इसमें? व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। क्या बोला है कि एक ऐसा स्क्वायर लेना है हमको, ठीक है, जिसका साइड है कितना 10 सेंटीमीटर का, एंड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, जिसका प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल है। YZ प्लेन के मतलब ये मेरा एक स्क्वायर समझ लो, ये एक स्क्वायर है मेरी बुक। ठीक है, अब इसका जो प्लेन है ये YZ प्लेन के पैरेलल है। कैसे लाई करेगा YZ प्लेन के पैरेलल? देखो, ये मेरा अगर x एक्सिस है, ठीक है, मतलब मैं ऐसे इस डायरेक्शन में x एक्सिस लूं, ठीक है, तो ये मेरा y एक्सिस होगा और ऊपर की तरफ मेरा z एक्सिस होगा, है ना? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो देखो देखो, अलग कलर ले लो। देखो, x y z 3 एक्सिस, ठीक है, ये रेड वाले को मैंने x एक्सिस बोला है। क्लियर है? y z, अब y z के पैरेलल प्लेन लाई करेगा, मतलब ऐसे लाई करेगा प्लेन, है ना? प्लेन ऐसे लाई करेगा, तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? x के डायरेक्शन में होगा। पक्का समझ में आ रहा है? ये x, ये y, ये z, ठीक है, रेड वाला x, ब्लैक वाला y, ब्लू वाला z। बोला है कि तुम्हारा स्क्वायर YZ प्लेन के पैरेलल है, तो वो इसमें लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन YZ प्लेन के पैरेलल होगा। YZ प्लेन के पैरेलल होने का मतलब कि आपका जो स्क्वायर है उसका एरिया वेक्टर जो है वो x के डायरेक्शन में आएगा, है ना? पक्का समझ में आया? सो स्क्वायर इज पैरेलल टू YZ प्लेन, सो इट्स एरिया vector is along the x axis के डायरेक्शन में होगा उसका एरिया वेक्टर, है ना? ओके, अब देख लेते हैं आगे डेटा क्या क्या है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अपन को फ्लक्स निकालना है, राइट? एरिया का लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना? ओके, पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद भी पूछा है उसमें 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ। ओके, वो बाद में देखेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई बार डॉट एस बार या ए बार, जो बोलो, है ना? इसको अपन लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो अभी आपने देखा कि एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? हियर थीटा इज 0, ठीक है, थीटा हो गया आपका 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका? ई कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड? 3 × 10⁻³ ए कितना है आपका? और 10 सेंटीमीटर के हिसाब से 0.1 मीटर हुआ, राइट? और 0.1 मीटर का स्क्वायर तो मैं लिख दूँ 1/10 × 1/10। साइड स्क्वायर होता है ना एरिया का फॉर्मूला, तो एक लेंथ एक साइड हुआ 1/10 तो दूसरा 1/10, दोनों मल्टीप्लाई में। और थीटा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वैसे भी देखूँ तो कितना आएगा ये? देखो 3 और ये 2 10 से एक और ये 2 10 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 × 10⁻1 यानी कि 30 आएगा आपका फ्लक्स। यूनिट क्या लिखोगे फ्लक्स का? क्या होता है यूनिट फ्लक्स का? EA यानी कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है?
तो ये आ गया आपका 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है बी वाले में? बी में बोला है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। अच्छा, अब स्क्वायर को घुमा दिया, पहले ऐसा था स्क्वायर, अब थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ अब 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। तो फिर से फॉर्मूला वही यूज होगा बी के लिए, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, लेकिन इस बार ई कितना है? वही, ई तो वही रहेगा अपना 3 × 10⁻3। ए कितना है आपका? 1/10 × 1/10, और कॉस कितना बोला? 60 डिग्री बोला है ना थीटा, 1 मिनट, 6 डिग्री, ओके। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 है ना, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यार देखो, ये तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो ना, यहाँ पर 30 आया ही था, 30 × cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी कितना आएगा? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरा फ्लक्स। तो ये भी काफ़ी इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये कहता है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। यानी कि पिछले क्वेश्चन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है आपको, और बोला है कि अब नेट फ्लक्स निकालो किसके थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ऐसा क्यूब है जिसके फेसेस कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं, मतलब आप कुछ ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, ये क्यूब, ये और आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये वाला प्लेन देखो, इस प्लेन के पैरेलल है ना। अपन सपोज इसको x बोल देता हूँ, मैं इसको y बोल देता हूँ, इसको z बोल देता हूँ। तो ये पीछे की तरफ जो दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला, ये पूरा yz प्लेन, xy प्लेन के पैरेलल है। ये नीचे वाला देखो, ये xz प्लेन के पैरेलल है। ये वाला देखो yz प्लेन के पैरेलल है। ये इसके जस्ट सामने वाला भी yz प्लेन के पैरेलल होगा। पीछे वाला xy के पैरेलल है तो सामने वाला भी xy के पैरेलल होगा। नीचे वाला xz के पैरेलल तो ऊपर वाला भी xz के पैरेलल होगा। तो इस तरह का कुछ क्यूब अरेंज हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन सी है हमारी? वो भी x डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसी लगी हुई है ना, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे ही जा रही है। अच्छा, कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले क्वेश्चन में? उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻3, 3 × 10⁻3 I न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, बस इस बार एक क्यूब रखा हुआ है। तो इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, और क्यूब का जो लेंथ दिया हुआ है साइड्स का 20-20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 20-20 सेंटीमीटर है, ये सारे 20-20 सेंटीमीटर के हैं। तो इस बार फ्लक्स कितना होगा ये पूछा है। फिर से फॉर्मूला लगाने जाओगे E.A, ये कॉस थीटा। क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अब एक क्यूब की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ एंटर हो रही हैं और इस सरफेस से लीव कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स एंटर हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स लीव कर रहा है। ठीक है, तो जितना फ्लक्स इस सरफेस से एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से बाहर जा रहा है। ये हर सरफेस के लिए ऐसा ही है। और वो दोनों तो देखो पैरेलल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वैसे भी उनके थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। इसका देखो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनका 90 डिग्री का एंगल है, तो फ्लक्स जीरो ही होने वाला है ना। और ये इस तरफ और इस तरफ, सामने की तरफ और पीछे की तरफ जो दो हैं, यानी कि XY प्लेन के पैरेलल जो सरफेसेस हैं ये वाले, ठीक है, उनका एरिया वेक्टर वहाँ निकलेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो उनका भी फ्लक्स जीरो होगा। यानी कि सामने वाला पीछे वाला, ये दोनों सरफेस के वजह से फ्लक्स जीरो है, बॉटम टॉप दोनों की वजह से फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स बन सकता है तो किसके वजह से? इसकी वजह से, जो कि YZ प्लेन के पैरेलल है, दो साइड्स दो स्क्वायर्स हमारे, है ना। पर इनमें क्या प्रॉब्लम है? जितना फ्लक्स एक सरफेस से एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरे सरफेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे फ्लक्स एज पर आवर डायग्राम, फ्लक्स थ्रू सरफेसेस पैरेलल टू, कौन कौन से प्लेन्स के पैरेलल? XY प्लेन एंड XZ प्लेन,
xz plane is 0 as their area vectors are perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनका फ्लक्स वैसे भी 0 हो गया, ठीक है। फॉर सरफेसेस पैरेलल टू YZ प्लेन, है ना, YZ प्लेन, द फ्लक्स एंटरिंग अ सरफेस एंड फ्लक्स लीविंग द अदर सरफेस इज सेम, सो नेट फ्लक्स इज 0। तो टोटल फ्लक्स वहाँ पर हमारा 0 हो गया। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 16 की। तो जैसा मैंने कहा था 8-8 का पेयर लेके चल रहे हैं हम, बाकी जो 8 है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।